हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 25 है और लास्ट 24 क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट 450 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब होता है ऐसे फंड्स जो कंपनी को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ऑप्शन ए है कॉमर्शियल पेपर्स। तो कॉमर्शियल पेपर्स ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है और इसकी नीड हमें वर्किंग कैपिटल के लिए होती है, तो ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म नहीं है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, तो जो इसमें क्या होता है कि कंपनी फॉरेन कंट्रीज से लोन बोरो करती है और जो ये फंड्स होते हैं ये बिग इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होते हैं, इसलिए जो ईसीबी होता है ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फैक्टोरिंग क्या होते हैं। फैक्टोरिंग एक जो रिसीवेबल्स है ना, रिसीवेबल्स को मैनेजमेंट उनकी मैनेजमेंट करने की टेक्निक होती है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट टेक्निक, और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फैक्टोरिंग, इसलिए ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट ये बैंक प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, इसलिए ये भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं माना जाता। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज कंसिडर्ड एज क्रिएटिव कैपिटल दैट परफॉर्म्स इकोनॉमिक फंक्शंस डिफरेंट फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। कौन सी कैपिटल को क्रिएटिव कैपिटल कहा जाता है। इक्विटी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वेंचर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल को क्रिएटिव कैपिटल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनोवेटिव जो बिजनेस हैं उनमें इन्वेस्ट करती है, जैसे स्टार्टअप्स हैं और जो न्यू बिजनेसेस होते हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, उनमें ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट है, डैश लीज इन इज वन वेयर द लेसी मेंटेन्स एंड इंश्योर्स द एसेट्स रेदर देन लेसर। कौन सी लीज में एसेट्स के मेंटेनेंस और इंश्योरेंस दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेसी की होती है, लेसर की नहीं होती इसमें। तो कौन सी ऐसी लीज है, फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, नेट लीज है, या फिर नन ऑफ द अबाउ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेट लीज। नेट लीज में जो एसेट्स का यूज लेसी करता है और जो मेंटेनेंस और इंश्योरेंस और टैक्सेस का खर्चा है वो भी लेसी ही बियर करता है, यानी जो ओनर सिर्फ एसेट्स प्रोवाइड कर देगा और बाकी सारे जो भी एक्सपेंसेस होगा वो लेसी हैंडल करता है, इसलिए इसका राइट आंसर नेट लीज हो जाएगा। ए सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर लेसी हैविंग। सेल एंड जो लीज बैक अरेंजमेंट्स में किस टाइप की कंपनी या फिर लेसी के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। कौन सी मतलब जो लेसी होता है ना उसके लिए किस केस में, कौन सा इनमें से ऐसा केस है जिसमें वो सेल करता है पहले अपनी एसेट्स को, फिर लीज बैक कर लेता है। ठीक है, तो किस में सुटेबल होता है। देखो, सेल और लीज बैक अरेंजमेंट क्या होता है, कंपनी अपनी जो एसेट्स है ना उसको बेच देती है। जैसे उसके पास कोई एसेट्स है, फर्नीचर है, उसने अपने फर्नीचर को बेच दिया, उसके बाद फिर उसी एसेट्स को वो लीज पे वापस ले लेती है। ए के पास थी ये जो फर्नीचर था, ये ए के पास था, इसने बी को सेल कर दिया। सेल करने के बाद वापस क्या किया उसने, बी से लीज पे वापस ले लिया, तो इसको बोलते हैं हम सेल एंड लीज बैक। तो ये किस केस में यूज़ होता है, ये यूज होता है जब कंपनी को अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट हो। जब ए को कैश की रिक्वायरमेंट थी बहुत और उसके पास सफिशिएंट कैश नहीं था, सफिशिएंट जो लिक्विडिटी है वो नहीं थी, कैश का शॉर्टेज था, तो उस केस में उसको कैश चाहिए था। उसने अपनी जो फर्नीचर है, मतलब कोई भी एसेट्स, उसने बी को बेच दिया, तो इससे उसकी जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई और बाद में उसने सेम एसेट्स को लीज पे लेके यूज़ कर लिया।
ठीक है। तो ये केस होता है सेल एंड लीज बैक। तो ये अरेंजमेंट कब सुटेबल होता है? ये तब सुटेबल होता है जब लिक्विडिटी क्राइसिस होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लिक्विडिटी क्राइसिस होते हैं जब कैश का शॉर्टेज होता है, तो उस केस में ये अरेंजमेंट किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपर विड्थ्स ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स के अपर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कौन सा ग्राफ बनता है? आप बताना ये कौन सा ग्राफ है। ये हमने हिस्टोग्राम बनाया और हिस्टोग्राम के जो मिडल पॉइंट्स हैं, इन मिडल पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो आपको बताना है कौन सा ग्राफ बना है। देखो, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनते हैं और हर रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम हर रेक्टेंगल की जो अपर साइड के जो मिड पॉइंट्स हैं, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो जो ग्राफ बना उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू वेरियस क्लासेस। रिलेटेड फैक्ट्स या डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। देखो, जब हम रो डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मिक्स्ड होता है। तो उस डेटा को सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अ कंपनी विद ROE 30% एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। कंपनी की ROE गिवन है 30% और डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है 40%। तो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है G = ROE मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशियो। तो क्वेश्चन में ROE कितनी दी है? 30% मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशियो। अगर पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन रेशियो कितना हुआ? ये हुआ 0.6, मतलब 60%। तो कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 18%। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ग्रोथ रेट आएगी वो आएगी 18%। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज। किसी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? जैसे इस तरह से होता है ना, 30, 40, 40 से 50, 50 से 60। तो इनके बीच का जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? तो क्या क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ क्लास, या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। जो भी ये डिफरेंस होता है ये क्लास इंटरवल होता है। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल द प्रपोर्शंस मे बी बेस्ड ऑन। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम डेट और इक्विटी को हम किस प्रपोर्शन के बेसिस पे ले सकते हैं? बुक वैल्यू ओनली, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली, मार्केट वैल्यूज ओनली, या ऑल ऑफ दीज? जब भी हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हम डेट और इक्विटी इनको कुछ वेट्स लेते हैं इनका, कि जैसे 60% है वो डेट है, 40% इक्विटी है। तो उनका वेट है वो किस बेसिस पे होता है? उनकी बुक वैल्यू के बेस पे होता है, मार्केट वैल्यू के बेस पे होता है, किसके बेस पे होता है? तो फर्स्ट है बुक वैल्यू ओनली। तो इसका मतलब होता है कि कंपनी अपनी जो बैलेंस शीट है ना, उनकी वैल्यूज को यूज कर रही है। तो बिल्कुल सही है, इसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली। इसमें कंपनी जो फ्यूचर की जो डिजायर्ड कैपिटल मिक्स है ना, कि हम फ्यूचर में कितनी कैपिटल का जो प्रपोर्शन है वो कैसे यूज करेंगे, कितनी हम इक्विटी रखेंगे, कितना हम डेट रखेंगे, जो हमारे डिजायर कैपिटल मिक्स होगा फ्यूचर में, टारगेट कैपिटल, तो उसके बेसिस पे लेंगे। तो ये भी सही है, उसके बेसिस पे हम ले सकते हैं। मार्केट वैल्यूज ओनली, इसमें जो करंट मार्केट प्राइसेस होते हैं ना, उनके बेसिस पे वेट लिया जाता है। तो ये भी हम ले सकते हैं। तो ये सारे सही हैं, ठीक है। कोई तीनों में मेथड्स में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, और इसी वजह से ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड।
देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूसली ऐड करते जाना, उसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ऑगिव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई डायग्राम या हिस्टोग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑगिव। ऑगिव क्या जनरली या तो ये लेस देन वाला ऑगिव लेते हैं या हम मोर देन, जैसे ऐसे कहते हैं ना, लेस देन 40, लेस देन 60, ऐसे लेते हैं डेटा, या हम ऐसे कहते हैं मोर देन 30, मोर देन 60, इस तरह से डेटा लेते हैं, तो ये बनता है ऑगिव। या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसको ऑगिव बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ फर्म हैज 20% डेट, 80% इक्विटी, cost of debt is 10% and cost of equity is 15%. What is the overall cost of capital? तो आपको यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सब डेटा दिया हुआ है आपको, कॉस्ट दी हुई है डेट की, इक्विटी की भी, और उन दोनों का वेट्स भी दिया है। तो अब जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय KD, कॉस्ट ऑफ डेट, प्लस वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो वेट ऑफ डेट कितना है, डेट का वेट कितना है, डेट का वेट है 20%, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10% प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 14%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेस द सैम्पलिंग एरर, तो अगर सैंपल साइज बढ़ जाए तो सैम्पलिंग एरर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सैंपल साइज बढ़ने से सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। देखो अगर सैंपल साइज छोटा है, ये है पॉपुलेशन और इसमें हमने छोटा सा सैंपल साइज लिया है, तो बहुत सारे चांसेस होंगे कि ये डेटा को रॉन्ग रिप्रेजेंट करे, और जैसे ही हम थोड़ा सैंपल साइज बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे पॉपुलेशन को ये बेटर रिप्रेजेंट करेगा, तो जो सैम्पलिंग एरर है उसके चांसेस कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे कि सैंपल गलत है। ठीक है, इसी वजह से जैसे ही सैंपल साइज बढ़ता है सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बहुत चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका एरर हो, एरर के चांसेस घट जाते हैं जैसे ही सैंपल साइज बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रिस्क फ्री रेट इज 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 9%, बीटा 1.54, और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है CAPM फॉर्मूले से। ठीक है, तो CAPM का क्या फॉर्मूला होता है, CAPM का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा RM माइनस RF, ये होता है। तो जो RM माइनस RF होता है इसको बोलते हैं हम मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो रिस्क फ्री रेट हमारे पास कितना है, 6% दिया है, बीटा दिया है 1.54%, और जो रिस्क प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम दिया है 9%। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास रेट आ जाएगी 19.86%, मतलब जो नियरेस्ट है ये 20 के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी हमारे पास 20%। नेक्स्ट, पैरामीटर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन को, सैंपल को, बोथ या नन ऑफ दीज। देखो स्टैटिक्स में ना दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, एक होती है पॉपुलेशन, दूसरी होती है सैंपल। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन जो कंप्लीट ग्रुप है, कंप्लीट ग्रुप के डेटा को बोलते हैं हम पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट है सैंपल। सैंपल क्या होता है, सैंपल पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन है, मतलब स्मॉल पार्ट है, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है सैंपल, इसका छोटा सा पार्ट होता है ये। और सैंपल का जो करैक्टरिस्टिक्स है उसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है,
यानी पैरामीटर जो है जो पैरामीटर है वो रिलेटेड है पॉपुलेशन से और सैंपल रिलेटेड है स्टैटिक से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।